मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। उसमें कुछ लिमिटेशंस थी आपकी बोर मॉडल की, उसने डी ब्रोगली रिलेशनशिप को एक्सप्लेन नहीं किया या फिर हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं किया। तो जो वो लिमिटेशंस थी उसको सॉर्ट आउट किया किसने? क्वांटम मैकेनिक मॉडल ने। तो क्वांटम जो मैकेनिक मॉडल था वो दिया था एरविन श्रोडिंगर ने। तो उसने एक इक्वेशन दी थी जिसमें साई को लिया गया। साई आपका क्या है? वेव फंक्शन इन ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट। एक साई उसने फंक्शन लिया जो एक आपका वेव फंक्शन है थ्री कोऑर्डिनेट में। थ्री कोऑर्डिनेट मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स वाई एंड जेड। उसने एक इक्वेशन दी डेरिवेटिव की फॉर्म में, डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग, डी स्क्वेयर वाई बाई डी वाई स्क्वेयर मीन्स वाई एक्सिस के अलोंग, डी स्क्वेयर साई बाई डी जेड स्क्वेयर मीन्स जेड एक्सिस। थ्री कोऑर्डिनेट्स है आपके पास, प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पाई आपका कांस्टेंट है, एम क्या रहेगा? मास इलेक्ट्रॉन का, और एच आपका क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, ये एनर्जी है, और वी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, साई आपका वेव फंक्शन है विच इज इक्वल टू 0। तो उसने कि एक इक्वेशन दी किसके? साई को लिया। साई आपका वेव फंक्शन था जो आपकी थ्री कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए उसने क्या लिया? एच साई इज इक्वल टू ई साई। यहाँ पे एच क्या है आपका? एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर बोलते हैं, और ए आपकी एनर्जी है। तो ये आपके सिलेबस में ड्राइव करनी नहीं रहेगी। आगे फर्दर आप अगर केमिस्ट्री रखते हो इन फ्यूचर तो ये आफ्टर +2 आपके उसमें आएगी। अदरवाइज़ आपने जस्ट ऐसे इसको माइंड में रखना है। जो सोजेंडर वेव इक्वेशन है आपकी, डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर थ्री एक्सिस के लोगे, और प्लस जो ये वैल्यू गिवन है और ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो उसने इसमें क्या किया? साई को में फंक्शन लिया, वेव फंक्शन लिया, और साई के बेस पे जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है उसको डिफाइन की। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं साई का। साई इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। मीन्स साई आपका एम्पलीट्यूड है, वेव एसोसिएट है जो इलेक्ट्रॉन के साथ। और अगर साई मीन्स वेव फंक्शन का हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मीन्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो दोनों ही कंडीशन पॉसिबिलिटी आपकी। तो उसके बेस पे उसने क्या दिया? एक ऑर्बिटल टर्म यूज़ की। ऑर्बिटल मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा आपका? 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। 3D स्पेस है आपका अराउंड न्यूक्लियस के, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एटम है, उसके सेंटर में क्या एग्जिस्ट करता है? आपका न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। उसके अराउंड मान लो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री में आपके इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कहीं भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कि सर्कुलर पाथ में ही होंगे। तो ऑर्बिटल क्या है आपका? 3D स्पेस मीन्स, 3D स्पेस मीन्स एक्स वाई जेड एक्सिस में रहेगा अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की आपकी क्या है? मैक्सिमम है। इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो आपका क्या होगा? ऑर्बिटल होगा। तो ऑर्बिटल और ऑर्बिट में आपका डिफरेंस आएगा। डिस्कस कर लेते हैं हम डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ होगा, जैसे कि बोर ने डिफाइन किया था। इलेक्ट्रॉन आपके एक ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। ऑर्बिट मीन्स क्या होता है? एक सर्कुलर पाथ होता है। बट ऑर्बिटल अभी आपने पढ़ा है कि 3D स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल आपका क्या रहेगा? 3D स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सेकेंड, सर्कुलर पाथ है तो मोशन कैसा होगा? प्लेनर मोशन होगा, वो प्लेन में मूव करेगा आपका इलेक्ट्रॉन। बट अगर 3D स्पेस की बात करें तो मोशन भी क्या रहेगा आपका? 3D मोशन रहेगा, मीन तीनों डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें जो शेप की बात करें तो ऑर्बिट का हमेशा शेप कैसी रहेगी? सर्कुलर शेप रहेगी, सर्कल की फॉर्म में आपकी शेप रहेगी। बट अगर ऑर्बिटल की बात करें तो कैन हैव डिफरेंट शेप। एस की स्फेरिकल होती है, पी की डंबल शेप होती है, डी की डबल डंबल शेप होती है। बट आपकी ऑर्बिट की शेप हमेशा क्या रहेगी? सर्कुलर रहेगी। बट ऑर्बिटल की आपकी जो शेप है वो क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। एस की आपकी स्फेरिकल होती है, पी की आपकी डंबल शेप रहेगी, एंड डी की डबल डंबल शेप रहेगी। फोर्थ, नॉन डायरेक्शनल
मीन्स कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, अगर 3 x y z ये किसी भी एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, ये आपका ये तो एक सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ है तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इसलिए इसका कैसा नेचर होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। बट इसमें एस तो है आपका जो नॉन डायरेक्शनल है, बिकॉज ये क्या स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल है तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एंड अदर आर डायरेक्शनल, जो बाकी है वो आपके क्या रहेंगे, डायरेक्शनल रहेंगे आपके। मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है या वाई के है या फिर जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो वो आपके डायरेक्शनल होते हैं। अकोमोडेट मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके 2n²। एन आप वैल्यू पुट करोगे 1 2 3 सोन, बट ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑर्बिट में आपके क्या आ सकते हैं 2n²। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू, मान लो फर्स्ट सेल की बात कर लेते हैं के की, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो फर्स्ट सेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड में आपके पास क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 की 2, तो 4 2 जा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, मान लो थर्ड सेल की बात कर लेते हैं, ये के था ये एल था, नेक्स्ट एम, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 2 जा 9 और 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 2 18, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 18 एंड सो ऑन। आप इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में आपने पीछे 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में आपके 8 होते हैं, एम में आपके 18 होते हैं। अभी 10th क्लास में भी आपने जो लास्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का पीरियोडिसिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें पढ़ा होगा डिफरेंट सेल में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट अगर ऑर्बिटल की बात करें तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिट तो आपका सर्कुलर पाथ है और ऑर्बिटल आपका क्या है 3D स्पेस है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो ऑर्बिटल्स आपके पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं। फर्स्ट है आपका एस ऑर्बिटल होता है आपका, जिसकी स्फेरिकल शेप होती है। सेकंड आपका पी है, जिसकी डम्बल शेप होती है। वो आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। मीन्स ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये डायरेक्शनल होते हैं, ये वाई के लॉन्ग है एंड देन जेड के। डी आपका रहेगा डबल डम्बल शेप, तो उसमें टोटल 5 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एफ में टोटल 7 ऑर्बिटल आपके एग्जिस्ट करते हैं, जो भी आपके इसमें सिलेबस में इंक्लूड नहीं होंगे, फर्दर क्लासेस में आप जैसे करोगे तो उसमें आएंगे कंप्लीट। ये 7 डिफरेंट उसके शेप भी इनकी डिफरेंट होती है। तो ये आपके पास टोटल 4 ऑर्बिटल्स रहेंगे, एस पी डी एंड एफ। यही हम जब तक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे तब तक ये सारे आपके उसमें यूज़ होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एस पी डी एंड एफ। आपने स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है, शेप को। एस की स्फेरिकल रहेगी, पी की आपकी डम्बल रहेगी और डी की आपकी डबल। डम्बल मीन्स क्या होता है, आपने डम्बल देखा है ना, तो ये डम्बल होता है। और डबल डम्बल मीन्स क्या होता है, ठीक है। मान लो ये कोई एक्सिस आपकी जेड एक्सिस है, तो ये पी जेड हो जाएगा। तो डम्बल जो जिम में जो डम्बल यूज़ करते हैं तो उसी टाइप की इसकी शेप होती है, तो उसके बेस पे इसको नेम दिया गया है डम्बल शेप एंड डबल डम्बल शेप। तो टोटल आपके पास ये 4 ऑर्बिटल्स रहेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, टोटल 4 नंबर होते हैं ये, विच गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, कंप्लीट एड्रेस देंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन आपका किस सेल में प्रेजेंट होगा, आपका कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे, उनकी स्पिन कैसे होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे बिहेवियर शो करते हैं। तो ये टोटल आपके 4 क्वांटम नंबर है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे। तो इसमें 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे और इसको हम ऑर्बिट भी बोल देते हैं। तो टोटल मान लो आपके पास के एल एम एन सेल आपने डिफरेंट स्टडी किए होंगे पीछे। तो के केस में एन की वैल्यू 1 होती है, एल के केस में 2, एम के केस में 3, एन के केस में 4 एंड सो ऑन। तो जो आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका हमने पहले यूज़ किया है बोर मॉडल में, आपको याद हो तो फर्स्ट थिंग तो इट गिव अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है 2n²। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट सेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे,
2 रखोगे तो आपके पास टोटल 8 हो जाएंगे, 3 रखोगे तो 18, तो आप सो ऑन इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, कि n की वैल्यू अगर हमें पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये n यहाँ पे क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम आपने पीछे पढ़ा था बोर मॉडल में, दोज ऑर्बिट्स आर परमेटेबल विच हैव एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। तो आपने पीछे स्टडी किया था, तो n यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, तो n आपका क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपने एनर्जी भी कैलकुलेट की थी ऑर्बिट की, तो वो जो एनर्जी थी वो भी आपकी कहीं ना कहीं n से रिलेटेड थी, -2.8 इंटू 10⁻18 बाई n² इंटू z² जूल पर एटम। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हो -3.6 बाई n² इंटू z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और अगर आप इसको किलो जूल में करते हो तो 1312 डिवाइड बाई n² इंटू z² किलो जूल पर मोल। जो आपका स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो डिस्कस किया था 1/λ न्यू बार विच इज़ इक्वल टू 109677 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू z²। तो वहाँ पे जहाँ पे आपका n क्या है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो ये इसके एप्लीकेशन हैं जो हमने पीछे स्टडी कर लिए थे, जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है ऑर्बिट के बारे में। n1 है, n2 है, n3 है, n4 है, तो वो आपको क्या बताएगा कि इस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। सेकंड जो क्वांटम नंबर है जिसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी हम बोल देते हैं या फिर एजुमेंथल क्वांटम नंबर, सोमरफील्ड ने ये आपको दिया था, साइंटिस्ट थे। इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये बताएगा कि कितने सब सेल प्रेजेंट है, किसी भी ऑर्बिटल में कितने सब सेल प्रेजेंट है। मान लो एक होम है तो उसमें टोटल कितने रूम है, तो कंप्लीट होम तो आपका n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो l है आपका वो क्या है, उसमें कितने रूम्स हैं, तो वो आपका क्या है l है। मीन्स आपका एजुमेंथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं। तो मीन्स सब सेल के बारे में बताते हो, तो सब सेल मीन्स यहाँ पे रूम्स रहेगा आपका। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको बोल रहे हैं तो एक कंप्लीट होम है, तो कंप्लीट होम में कितने रूम है आपके, वो उसके क्या है सब सेल है। और सब सेल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके जो फॉर्मूला है वो n-1 रहेगा। मान लो फॉर एग्जांपल n की वैल्यू आपकी 1 है, तो उस कंडीशन में l की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस टाइम पे s सब सेल होता है आपका, जो s सब सेल है तो उसमें आपके पास कितने हो सकते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका क्या है 1 है, तो 1, और आपका जो ऑर्बिटल है वो क्या है s है, तो 1s हो जाएगा। अगर n की वैल्यू आपके पास 2 है तो l आपका क्या है 0 एंड 1, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी, 0 एंड 1। अगर 0 है तो s ऑर्बिटल होगा और 1 है तो p ऑर्बिटल होगा। अब आपके पास n2 है तो 2s एंड 2p। n अगर आपके पास 3 है तो l की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 0, 1 एंड 2। तो 0 पे s रहेगा आपका, 1 पे p ऑर्बिटल रहेगा, 2 पे आपका d रहेगा। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं आपके, 3 सब सेल एग्जिस्ट कर सकते हैं, 3s 3p एंड 3d। ऐसे ही n अगर 4 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1, 2, 3, तो s p d f। तो यहाँ क्या रहेगा 4s 4p 4d एंड 4f। तो ऐसे आपको ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ेंगे तो आपका 2d एग्जिस्ट नहीं करता, आपका 3d एग्जिस्ट करता है, और आपका 3f एग्जिस्ट नहीं करता, आपका 4f एग्जिस्ट करता है, तो वो इंक्लूड करेंगे। l के एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो l से हम नंबर ऑफ सबसेल निकाल सकते हैं। मीन्स वही है ना कि किसी भी होम में कितने रूम हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2l+1। मान लो s ले रहे हो आप, s ऑर्बिटल, तो उस टाइम पे l की वैल्यू क्या होती है 0 होती है आपकी, तो वैल्यू पुट करोगे तो 1। मीन्स s ऑर्बिटल में ओनली 1 रूम आपका एग्जिस्ट करेगा, मीन्स 1 सब सेल एग्जिस्ट करेगा। अगर p की बात करते हैं तो p के केस में l आपका क्या है 1 है, तो उस कंडीशन में जब l की वैल्यू पुट करोगे तो आफ्टर कैलकुलेशन क्या आता है आपका 3 आया। तो मीन्स p में आपके पास टोटल सब सेल कितने एग्जिस्ट करते हैं 3 एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स p कोई होम है उसमें टोटल कितने रूम एग्जिस्ट करते हैं, टोटल उसमें 3 रूम्स हैं। नेक्स्ट आपका d रहेगा, तो d में आपके पास d में l की वैल्यू आपकी 2 होगी, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल 5 आएगा। मीन्स d ऑर्बिटल में 5 सब सेल है, मीन्स कोई d होम्स है उसमें टोटल आपके
रूम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एफ़, तो एफ़ कब होगा, जब एल की वैल्यू 3 होगी तो पुट करेंगे तो टोटल आपके एफ़ में कितने सब सेल एग्जिस्ट करेंगे, तो 7 सब सेल एग्जिस्ट करेंगे। तो जो एजुमेंथल क्वांटम नंबर है वो नंबर ऑफ सब सेल के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट, इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में कितने एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2l+1 4l+2, इसको लिख सकते हो आप। तो l 0 है, मीन्स अगर s ऑर्बिटल की बात करें हम, l की वैल्यू 0 किस केस में होती है, s ऑर्बिटल में होती है आपकी। तो उस कंडीशन में जब वैल्यू पुट करोगे l की 0, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपने पीछे बोला था एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो और आपने अभी देखा है एस के पास कितने ऑर्बिटल्स, कितने सब सेल है, ओनली 1 सब सेल है, तो मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट, एल की वैल्यू अगर आपके पास 1 है तो वैल्यू पुट करोगे 4+2 6, तो L1 मीन्स पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल में आपके पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिकॉज उसके पास कितने सब सेल है, आपके 3 सब सेल है और ईच सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे ही अगर आपके पास L की वैल्यू 2 है तो उस कंडीशन में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और L की वैल्यू 3 है तो आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये था आपका सेकेंडरी क्वांटम नंबर या फिर एजुमेंथल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आपको ऑर्बिट्स के बारे में बताएगा कि N1 है तो वो K सेल है, N2 है तो KL, फिर M N सो ऑन, आपको इन्फॉर्मेशन देगा। सेकंड L जो आपका है वो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा आपको, वो आपको नंबर ऑफ सब सेल के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको ML से डिनोट करेंगे, स्मॉल m एंड उसके फुटवेयर में L। तो जो लैंडिन है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था इसको। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तो मैग्नेटिक में इसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करेगा। और आपने बोर मॉडल की लिमिटेशन पढ़ी थी कि वो जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मींस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी आइटम को रखते हैं तो उसमें जो नंबर इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे बिहेव करते हैं, तो उसको उससे एक्सप्लेन नहीं किया, बट इसने इसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। तो जो ML है वो 3 वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, -L से लेके +L तक। तो -L से ऑब्वियस बात फिर 0 आएगा, फिर +L। L अब अगर आपके पास 0 है, मीन्स L की वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो उस केस में M की वैल्यू भी 0 ही होगी आपकी। ये तो मैटर ही नहीं करते, माइनस और +0 तो 0 ही होती है। तो S ऑर्बिटल होता है उस टाइम पे, तो 1 ऑर्बिटल ही एग्जिस्ट करते हैं इसमें, मीन्स 1 सब सेल एग्जिस्ट करते हैं। L की वैल्यू 1 है तो P ऑर्बिटल है तो M की वैल्यू 3 हो सकती है, -1 0 एंड +1। L अगर 2 है तो टोटल 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे, और L अगर 3 है तो टोटल 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। लास्ट आपका 4th स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको MS से डिनोट करेंगे, स्मॉल m एंड स्मॉल s। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द इट्स एक्सिस, मीन्स अपने एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, कैसे स्पिन करता है। तो वो 2 ही डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो +12, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो -12 शो करेगा। तो किसी भी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन जब पुट करेंगे तो एक +12 रहेगी, और इसमें सेकंड क्या रहेगी आपकी -12 मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल ये आपके पास 4 क्वांटम नंबर थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके जब तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करोगे उसमें यूज़ होते रहेंगे, तो इसलिए अब इनको आप अच्छे से कर लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज कर सकते हो। थैंक यू बेटे।